नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सीनियर IAS होशंगाबाद कमिश्नर श्री उमाकांत उमराव साहब। उमाकांत जी, आपका IND 24 में बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार। उमाकांत जी, एक व्यक्ति की कार्यशैली कहीं ना कहीं उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबका अपना एक रुझान होता है। तो आपके कार्यशैली के दौरान एक ऐसा पक्ष जो वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है जल संरक्षण। उससे संबंधित आपने जो कार्य किए, आपको जिलाधीश की जगह लोगों ने जलाधीश की उपाधि से नवाजा, तो कैसे इस तरफ आपका रुझान बढ़ा? मैं देवास कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया था राज्य शासन के द्वारा, और एक संयोग था कि जब मैं वहाँ पदस्थ किया गया तो वहाँ पानी की बहुत खराब स्थिति थी। लगभग 2-3 वर्षों से वहाँ अल्प वर्षा हो रही थी, और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि देवास शायद देश में पहला जिला है जहाँ ट्रेन से पानी लाया गया था। लातूर में तो अभी पिछले वर्ष ही पानी लाया गया है, लेकिन देवास में इससे लगभग 17-18 वर्ष पहले ही पानी एक बार ट्रेन से पीने के लिए लाया गया था। तो जाहिर है कि जब किसी ज़िले में पदस्थापना होती है तो पहला आकलन यही करना होता है कि यहाँ की सबसे बड़ी और मूलभूत समस्याएं क्या हैं, क्योंकि अंततः कलेक्टर को ज़िले की और वहाँ की जो लोगों की अपेक्षाएं हैं और आशाएं हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। तो इस तरह जब वहाँ पदस्थ हुआ और जब चर्चा वहाँ हुई और जो स्वयं हम लोगों ने देखा, उससे ये तो साफ हो गया कि यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी है। वस्तुतः पानी अब केवल वहाँ की बड़ी समस्या नहीं है, अब देश के लगभग बहुतायत सभी जगहों की सबसे बड़ी समस्या है, या तो हो गई है या बहुत निकट भविष्य में होने वाली है। तो इस तरह वहाँ पानी की समस्या और उसके प्रति ध्यान और उसका हल के प्रति जो है वो ध्यान गया था। जी, तो जल संरक्षण में आपने वहाँ जो तालाबों का निर्माण कराया, कहीं ना कहीं उससे भूजल स्तर बढ़ा और उस आपकी जो संरचना को, आपकी उस योजना को देखने देश विदेश से लोग आए। तो क्या वो महत्वपूर्ण कदम था जिस वजह से उस पर्टिकुलर समस्या से निजात पा पाया देवास जैसा जिला? निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कदम है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में वहाँ 10,000 से 12,000 इस तरह के ढांचे, जिनको हम लोग रेवा सागर कहते थे, वो बने हैं। और जैसा आंकड़े आ रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख से 2 लाख हेक्टेयर वहाँ ज़मीन इनके माध्यम से सिंचित हुई है। इस दौरान एक दौर था जब मैं वहाँ गया था, उस दौरान वहाँ बहुत से कुओं को ढक दिया गया था या भर दिया गया था जैसे कहना चाहिए, क्योंकि जो भूजल था वो बहुत नीचे चला गया था, कुओं में पानी नहीं था, इसलिए किसानों ने उनको भर दिया था। ढेरों ऐसे ट्यूबवेल थे जो हजारों की संख्या में थे, जिनको या तो कैप कर दिए गए थे या उनमें पानी कुछ ही देर के लिए आता था, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए। जो अभी आंकड़े आए हैं कि पिछले 10 सालों में वहाँ नए करीब 10 से 15,000 नए कुएं खोदे गए हैं, और ये उन क्षेत्रों में भी खोदे गए हैं, उन ब्लॉक में भी खोदे गए हैं जिनको पूर्णतः डार्क जोन घोषित कर दिया गया था। तो जाहिर है न केवल प्रत्यक्ष रूप से तालाबों से सिंचाई हो रही है, बल्कि उसके वजह से जो भूजल स्तर बढ़ रहा है, फलस्वरूप जो छोटे किसान हैं, जो कि कुएं सामान्यतः छोटे किसान बनाते हैं या सीमांत किसान बनाते हैं, उनको भी फायदा हो रहा है। इसी तरह ऐसे हजारों की तादाद में ट्यूबवेल हैं जो या तो बंद कर दिए गए थे या उनमें पानी ना के बराबर आता था। वो या तो पूरे समय चलते हैं, 24 घंटे 365 दिन, या पहले से कई गुना समय में अब उनको चलाया जाना संभव हो रहा है। इस दौरान कई हजार नए कुएं ट्यूबवेल भी खोदे गए हैं। तो जाहिर है ये सिद्ध है हर तरीके से कि वहाँ इसके वजह से भूजल भी बढ़ा है और उसकी समस्या भी काफ़ी हद तक हल हुई है। जैसा वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ये बहुत चर्चा का और जागरूकता का विषय है। अब सरकारें इस पर फोकस है। मध्य प्रदेश में तो पूरा एक नर्मदा सेवा यात्रा सरकार की तरफ से निकाली जा रही है, और गंगा को साफ रखने को लेकर, यमुना को साफ रखने को लेकर केंद्र सरकारें भी सोच रही हैं। तो
नदियों से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पे, हमारे पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है, इनके बीच में क्या संबंध है? मतलब जनता समझती है कि नदी मतलब एक बहता हुआ पानी, नदी मतलब थोड़ा बहुत खनिज पदार्थ छोड़ने वाली एक जीवन रेखा बोलते हैं, लेकिन जीवन से वो कैसे कनेक्ट है, ये लोगों को अभी भी इसका बहुत ज़्यादा भान नहीं है। तो इनका संरक्षण क्यों जरूरी है, और इनके लिए वर्तमान में क्या कुछ आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं संभाल में? इसमें दो बातें जो बहुत ही सरल भाषा में समझने की है, और एक तो ये है कि एक नदी में और एक नहर में क्या फ़र्क है। क्योंकि नदी में भी पानी बहता है जो वर्षा जल ही होता है जो बहता है, और वो गुरुत्वाकर्षण से मतलब ग्रेविटी से बहता है। और ऐसे ही लगभग नहर में भी है, ऊपर का पानी है जो अंततः उसमें बहता है, और वो भी सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण से बहती हैं। जाहिर है कि दोनों एक नहीं है, दोनों में फ़र्क है। एक चीज़ ये है समझने की कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, हम नहर को नदी क्यों नहीं कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब जीवन का उद्भव हो रहा था, जब पृथ्वी में जीवन का उद्भव हुआ कई करोड़ों वर्ष पहले, तो वो उद्भव जल से ही शुरू हुआ था। सबसे पहले एक कोशिका के जीव हुए, और फिर वो जटिल से जटिल जीव के रूप में परिवर्तित होते रहे। फलस्वरूप जो इसके वजह से जो पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ, जो बायोडाइवर्सिटी विकसित हुई या फ्लोरा फोना जो विकसित हुआ, वो सबसे पहले नदी के अंदर और नदी के पास में विकसित हुआ, और वहीं से फिर सामान्य अन्य जैसे टेरेस्ट्रियल फ्लोरा फोना कहते हैं वहां तक वो पहुंचा है। तो सबसे ज़्यादा जटिल और डाइवर्स वो नदी के किनारे ही वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी महत्वपूर्ण है कि इसी पारिस्थितिकी तंत्र में, इन्हीं जीव जंतु और वनस्पति में ही जो भूमि के बाकी ज़मीन के पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके जो जीव जंतु हैं, उसके जो फ्लोरा फोना है, वो किसी न किसी रूप से निर्भर होते हैं और प्रभावित भी होते हैं। जी, इसे कहते हैं, इस जोन को जो नदी किनारे होता है, जिसमें कि ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील और सबसे ज़्यादा जटिल और सबसे ज़्यादा डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसे कहते हैं राइपेरियन जोन। जी, 3 तरह के इकोसिस्टम होते हैं। एक एक्वाटिक इकोसिस्टम जो नदी के पानी के अंदर को लेकर है, उसमें जो भी फ्लोरा फोना और जीव जंतु हैं उसको है। दूसरा नदी से लगा हुआ जो लगभग 10 मीटर 5 मीटर से लेके 200-250 मीटर तक जाता है, उसे कहते हैं राइपेरियन जोन इकोसिस्टम। और फिर उसके बाहर का उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो पूरी अर्थ में, पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो होती है राइपेरियन जोन की। और जो नदी को नदी का महत्व आता है, जो मिलता है, वो इसी राइपेरियन जोन की ही फ्लोरा फोना से मिलता है। हम जानते हैं, हम नदियों को पवित्र मानते हैं, हम नदियों को बहुत से औषधीय गुणों से जाने जाते हैं, इसलिए स्नान करने जाते हैं। वो सारे गुण इस राइपेरियन जोन की वजह से मिलते हैं, चाहे वो होलीनेस हो, चाहे वो मेडिसिनल वैल्यू हो, चाहे जो इसको स्वयं पानी को साफ करने की शक्ति है। आप देखिए गंगा जी के पानी को जो हम लाते हैं तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो वो पानी जो वर्षा का आता है उसको स्वयं साफ करने की जो क्षमता होती है, जो नदी के अंदर जीव जंतु हैं उनको सपोर्ट करना, उनके लिए खाना उपलब्ध कराना, उनके लिए हैबिटेट प्रदान करना, वो भी राइपेरियन जोन के ही इकोसिस्टम से आता है। यदि हम राइपेरियन जोन के इकोसिस्टम को ख़त्म कर दें तो फिर जो हमारी महत्वपूर्ण नदियां हैं उसमें, या एक साधारण नदी है जिसको हम उतना पवित्र नहीं मानते हैं उसमें, या एक नहर के जल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं बचता है। अगर मैं राइपेरियन जोन को एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से समझूं कि राइपेरियन जोन मतलब नदी की संरचना में क्या स्थान रखता है? ये एक मनुष्य के शरीर के हिसाब से देखें तो ये उसका हार्ट है, किडनी है और लंग है। जिस तरह मनुष्य के शरीर के लिए हार्ट, किडनी और लंग्स का महत्व है, ऐसे ही नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए और नदी के उस जल को महत्व प्रदान करने के लिए जो उसको जीवित रूप देता है, उसके लिए राइपेरियन जोन के फ्लोरा फोना और इकोसिस्टम को संरक्षित करना आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रख के होशंगाबाद के जो ज़िले हैं वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वो राइपेरियन जोन इकोसिस्टम पुनः रिवाइव हो जाए। जी, चुनौती ये है कि इनमें से ज़्यादातर ऐसा फ्लोरा फोना है, वनस्पतियाँ और जीव जंतु हैं जो या तो थ्रेटन्ड हैं
या विलुप्त हो रहे हैं। तीसरा चैलेंज ये भी है कि ये कभी डॉक्यूमेंट नहीं हुए हैं। जी। तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि गांव में ऐसे गांव जो नदी नर्मदा जी के किनारे हैं वहाँ जाते हैं, और जो वहाँ बुजुर्ग हैं 80 साल 85 साल 90 साल 75 साल के, उनके साथ हम लोग बैठक करते हैं और फिर उनसे चर्चा करते हैं और ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले इस नर्मदा जी के किनारे कौन सी घास थी, कौन सी झाड़ियाँ थीं, कौन से झाऊ थे, कौन सी लताएं थीं, कौन से पक्षी थे, कौन से पेड़ थे और उनका महत्व क्या था। क्योंकि पहले निर्भरता, मेडिसिनल निर्भरता भी ज़्यादातर इन्हीं उसमें थी। तो उनके साथ बैठते हैं और फिर वो लोग बताते हैं, लेकिन वो सभी उस नाम में ही हम लोग पता चल पाता है जो वहाँ प्रचलित नाम थे, उनके बॉटनिकल नाम नहीं पता चल पाते हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो अगली पीढ़ी ने देखा ही नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं, अब वो वहाँ नहीं है, या तो वहाँ नहीं है या तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो एक चुनौती ये थी। अभी हम लोगों ने करीब 400-500 तरीके की वनस्पति इस तरह चिन्हित करने में सफल रहे हैं, जिनमें घास भी है, जिनमें लताएं भी हैं, जिनमें झाड़ियाँ छोटी छोटी जो रहती हैं वो भी हैं, और जिनमें पेड़ पौधे भी हैं। अब इनको चिन्हित करने के बाद दूसरा चुनौती ये है कि ये ढूंढा जाए कि ये कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं जो अब मिलना संभव नहीं है, वहाँ तो दुर्लभ श्रेणी में। हाँ। तो दूसरा अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि वो ढूंढा जाए कि वो कहाँ मिल सकते हैं। क्या किसी सहायक नदी में मिल सकते हैं, या हो सकता है कि जहाँ पहले थे वहाँ नहीं है, कहीं और थोड़े से बचे हैं। तो दूसरी चुनौती ये है जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरी चुनौती ये है कि ये ज्ञान कैसे विकसित किया जाए कि इनको अब वापस जब पुनः वहाँ लगाना है तो किस तरीके से लगाया जाए। क्या कलम से लगेंगे, क्या रूट से लगेंगे, क्या वो बीज से लगेंगे, वो कैसे लगाया जाए और किस जगह लगाया जाए। क्योंकि नदी के जो राइपेरियन जोन होता है उसके भी 4 भाग होते हैं, R1 R2 R3 R4 कहते हैं हम लोग। तो वो कहाँ लगे, किस तरह लगे, किस जोन में लगे, और चौथा ये है कि इन सब के लिए सुरक्षित करने की व्यवस्था कर जी। अगर मैं राइपेरियन जोन की संरचना और उसके महत्व को समझते हुए अगर मैं ये पूछूं कि राइपेरियन जोन अगर किसी नदी का, चाहे वो अवैध उत्खनन हो या कोई और कारण हो, जागरूकता का अभाव हो, आवागमन हो, वहाँ निर्माण हो नदियों के किनारे, तो अगर ये राइपेरियन जोन किसी नदी का नष्ट होता है तो अगर उसका एक आर्थिक रूप से भी अगर आकलन किया जाए तो ये कितनी बड़ी क्षति है, आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से। अभी आप सभी के ध्यान में आया है यमुना नदी, माँ यमुना के संदर्भ में कि वहाँ दिल्ली के संदर्भ में आया है कि वहाँ कुछ भाग का जो बहुत इतनी बड़ी नदी के परिदृश्य में देखें तो बहुत छोटा सा भाग था, तो वहाँ राइपेरियन जोन की जो फ्लोरा फौना है उसको एस्टेब्लिश करने का प्रयास, हाँ, उसको नुकसान हुआ था। एक वहाँ कार्यक्रम हुआ था और वो जाहिर है कि 100, 200, 300 मीटर शायद रहा होगा, और उसका जो प्राथमिक आकलन किया है विशेषज्ञों ने वो आया है कि 40 करोड़ से ज़्यादा उसको लगेंगे और लगभग 10 वर्ष लगेंगे। और ये भी आशंका उसमें, जैसा कि समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है, कि ये भी संभावना है कि वो सारी वनस्पति वापस लाया जाना असंभव हो जाए या बहुत चुनौतीपूर्ण हो। तो यदि उस दृष्टिकोण से देखें तो ये समाज और आगे वाली पीढ़ियों के लिए एक तरीके से जिसकी गणना नहीं की जा सकती है उस तरह का नुकसान है, और ये मनुष्य के अपने अस्तित्व के लिए भी चुनौती होगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नदी में जो पानी बहता है वो भूजल के रूप में बहता है और रिचार्ज करने में भी इसकी भूमिका होती है। जैसे वो नीचे पानी जाएगा और फिर जब बरसात के बाद वो पानी धीरे धीरे नदी में आता रहेगा। तो यदि ये नष्ट होता है तो नदियों का प्रवाह, सदा प्रवाह भी एक चुनौती होता जाएगा। उस लिहाज से भी वो है। और ये जेनेटिकल लॉस है, इतनी जब जीन्स नुकसान हो रही है तो वो एक तरीके से पूरी मानव सभ्यता का ही नुकसान है। और इसके वजह से जो लाइवलीहुड लोगों के थे, जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, उसका जो नुकसान होता है वो शायद उसकी गणना करना थोड़ा मुश्किल ही होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा पौधा नर्मदा जी के राइपेरियन जोन में होता था जो शुरुआती उस दौर का पौधा था जब तने का निर्माण नहीं हुआ था जी। तो वो तने के उसी के बाद फिर तना
के रूप में वृक्ष होने लगे थे। और वो हमारी हिंदू संस्कृति में जाहिर है कि जो मंत्र और अध्यात्म पूजा में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। और अभी जो वहाँ हम लोगों ने सर्वे किया है वो लगभग समाप्ति है, अभी दिखा नहीं है। जहाँ तक मैं गया हूँ वहाँ नहीं दिखा है। और वो ऐसा लोग बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो साधु संत थे जो अध्यात्म और ध्यान और पूजा पर इन सब में रहते थे, वो सब लोग उसको प्रयोग करते थे। अब वो वहाँ उपलब्ध होना नहीं पाया जा रहा है जी। तो इस तरह की कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि मूल्यांकन करना ही थोड़ा मुश्किल होगा कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन वो असंख्य नुकसान जैसा है। तो इस स्तर में सर अब ये एक ऐसा विषय है कि निश्चित रूप से गंभीर सरकार के गंभीर प्रयास और बहुत गंभीर जागरूकता का होना जरूरी है, अन्यथा पूरा जो है मानव सभ्यता खतरे में पड़ने वाली है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे देवास में जो आपने रेवा तालाबों का निर्माण किया, वो रेवा सागर, तो वो कहीं ना कहीं उदाहरण बन गए और उससे बहुत लोगों ने प्रेरणा ली। तो वर्तमान समय में होशंगाबाद में नर्मदा माँ के अतिरिक्त जो अन्य जल संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें कुछ ऐसा जो नया हो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नर्मदा सेवा यात्रा से लोगों का बहुत ही अंदर से गंभीरता से ध्यान माँ नर्मदा की तरफ आया है। और समाज अब पूरी तरीके से तैयार है कि जो कुछ भी करना है वो करने के लिए तैयार है, हर तरीके से तैयार है। और उसके लिए जो भी आवश्यक है हर आदमी अपने हिसाब से योगदान कर रहे हैं। जो एक नदी का अस्तित्व है जिसको मुख्य नदी के रूप में हम देखते हैं, वो नदी का अस्तित्व उनके साथ में और भी जो छोटी नदियां हैं उन पे निर्भर करता है। और जो कैचमेंट है जिसको मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कह रहा था, उस पर निर्भर करता है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी है कि शासन ने निर्णय लिया है कि 2 जुलाई को कई करोड़ वृक्ष वो टेरेस्ट्रियल में भी लगाए जाएंगे और राइपेरियन जोन के आसपास भी लगाए जाएंगे। तो वो एक कार्य निश्चित रूप से किया जा रहा है। दूसरा ये भी कोशिश है विभिन्न योजनाओं के तहत कि जितना कम से कम पानी सतह में बह के जाए और वहीं पानी वो रिचार्ज के रूप में नीचे चला जाए, वो कोशिशें भी जारी हैं जी। तो निश्चित रूप से जल संरक्षण पर आपके ये जो व्यूज सुन के अगर आपको जलाधीश की संज्ञा दी गई है तो वो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, पूरा न्याय है इस शब्द के पर्याय के साथ। लेकिन अब मैं जल संरक्षण से इतर जिस प्रकार से वर्तमान समय में ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक सवाल जो है खड़े होने लगे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है जनता और शासन के बीच में संबंध सेतु का कार्य करती है, लेकिन अब संबंध सेतु न होकर ये अवरुद्ध करने लगी है व्यवस्थाओं को। तो एक ब्यूरोक्रेसी का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वाकई में क्या इस प्रकार का माहौल है? देखिए, यदि ऐसा अवधारणा समाज में और समाज के व्यापक रूप में है तो जाहिर है कि कई संदर्भों में कुछ उदाहरण उनके सामने आए होंगे। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि इससे इतर भी कई उदाहरण हैं जो किसी संदर्भ में होंगे और इस अवधारणा के लिहाज से भी कई लोगों के संदर्भ में उदाहरण आए होंगे। अंततः जो भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं वो जनता के लिए हैं और यही हमारा अपना लक्ष्य भी होना चाहिए और हमारा मापदंड भी होना चाहिए कि हम कितना खरे उतरते हैं। और बदलाव जो है वो सतत प्रक्रिया है। जाहिर है कि हम सबको जो है इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और नई अपेक्षाओं के ध्यान में रखते हुए बदलते रहना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में अक्सर विपक्ष तो अभी ये कह रहा है कि चूंकि एक लंबा वक्त हो गया सरकार को, तो नौकरशाही बेलगाम है। ये शब्द जो है मीडिया में बहुत अपना स्थान पा रहा है। बेलगाम, नौकरशाही, कहीं ना कहीं जनता के मानस पे इनका प्रभाव पड़ता है, उसके सोचने का, उसके समझने का नज़रिया बदलता है। तो अगर ये सब बेलगाम हो जाएंगे और लाल फीता शाही हावी हो जाएगी, जिस प्रकार की बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित तंत्र को तो नुकसान पहुंचता है, उसके मानस को तो नुकसान पहुंचता है। इसको, इस मति भ्रम को, इस वातावरण को तोड़ने का तो प्रयास जो है
निश्चित रूप से करना पड़ेगा। उसमें जो नवाचार ब्यूरोक्रेट्स द्वारा किए जा रहे हैं, तो मैं आपके क्षेत्र में एक ऐसा नवाचार जानना चाहूँगा आपका, कोई अगर आपने किया हो जिससे जनता आपसे सीधा जुड़ सके, उसको लगे कि एक जन सेवक से हम सीधी बात कर पाते हैं। अभी कुछ नए नवाचार संभाग में कर रहे हैं। यद्यपि जिलों में स्थानीय रूप से हमारे जो कलेक्टर हैं उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए हैं। जैसे बैतूल में वो सभी लोग एक दिन तय करते हैं और सभी अधिकारी एक गांव में जाते हैं, वहीं बैठते हैं। पूरे गांव के लोग वहां आते हैं और सब लोगों को अपनी बात कहने का, गांव में हर व्यक्ति को कहने की अवसर मिलता है। फिर वो एक नस्ती में लिखा जाता है और वो नस्ती वहीं उसकी एक प्रति वहाँ छोड़ी जाती है और वो अधिकारी जिससे संबंधित है और जिस विभाग जिससे संबंधित है वो उसका निराकरण करेंगे। किस योजना के तहत? ये उनका अपना अभियान है, स्थानीय अभियान है। उसमें सभी विभागों को लिया जाता है, कोई विभाग नहीं छोड़ा जाता है। और फिर उसका पालन करके वो गांव में सूचित भी करेंगे और उस रजिस्टर में लिखेंगे भी, जिससे कि जब अगली बार उसी गांव में फिर वही सारे अधिकारी जाएं और कलेक्टर भी जाते हैं तो फिर वो पढ़ के सुनाया जाता है कि आपका निराकरण ये किया गया था। ये एक तरीके से सबसे उनके ये कह सकते हैं प्रशासन आपके द्वार में जैसे स्थिति है ये है। लेकिन इसके अलावा टेक्नोलॉजी और ये प्रयोग लगभग अन्य अन्य रूप में सभी जिलों में कर रहे हैं। लेकिन एक और भी चीज़ है कि तकनीकी का ज़माना है। हम क्या ऐसा करें कि जनता को हमारे यहाँ आने की आवश्यकता ना पड़े, एक, और दूसरा ये भी है कि जो भी हमारे निर्णय हैं उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए। कई बार इसलिए भी अवधारणाएं भिन्न बनती हैं कि भले वो कानून के हिसाब से या नियम के हिसाब से निर्णय लिया गया हो, लेकिन उसमें पारदर्शिता की कमी होती है। इसलिए जो आपस में बातचीत करने में जो अवधारणा बनती है वो भी रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वृक्षारोपण भी बहुत किया जाना है और पूरे राज्य में माँ नर्मदा सेवा यात्रा के संदर्भ में किया जाना है। और उसके लिए सरकार ने बहुत ही एक अच्छी स्कीम लाई है जिसमें कि सब्सिडी 3 साल उनको दी जाएगी, जिससे कि जो फसल वो बो रहे थे उसके नुकसान की भरपाई के रूप में उनको मिल सके और वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। समानांतर रूप से नरेगा में भी स्कीम बनी है। अब इसमें प्रक्रिया के लिहाज से देखें तो कोई भी यदि आपको लाभ लेना होता है शासन से, प्रशासन से, तो उसका आवेदन करना होता है, फिर उसकी स्वीकृति होगी, फिर उसका परीक्षण होगा और समय समय पर हर जो कि 3 साल के लिए है तो असेसमेंट भी करना पड़ेगा कि वाकई वो पेड़ बचे हैं कि नहीं और कितने बचे हैं, सही से लगाया कि नहीं है। ये प्रक्रिया एक किसान के लिहाज से काफ़ी जटिल होगी। उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने कल्प वृक्षम करके पोर्टल बनाया है जी, जो कि लॉन्च होने की स्थिति में है, उसकी पायलटिंग वगैरह हो गई है। उसमें ये किया हुआ है कि जिस किसी भी किसान को इच्छा है कि वो वृक्षारोपण करना चाहे, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने गांव में ही बैठे बैठे वो ऐप डाउनलोड करें, वहीं फ़ोटोग्राफ खींचें, उसको अपलोड कर दें उसी मोबाइल से, और वो सीधे जो उनका एप्लीकेशन है वो अपने आप संबंधित विभागों को, संबंधित अधिकारियों को जाना शुरू हो जाएगा। उसमें टाइम शेड्यूल दिए हुए हैं कि ये इसका निर्णय 10 दिन में करना है, इसका 20 दिन में करना है और इसका ये करना है। ये किसी ने भी डिफ़ॉल्ट किया तो न केवल ऊपर जाएगा बल्कि इसकी डिफ़ॉल्ट सूचना भी वरिष्ठ अधिकारी को चली जाएगी कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है। अब इससे क्या होगा कि उस किसान को कहीं नहीं जाना है, वो अपने गांव में बैठे हुए हैं, वहीं बैठे हुए हैं और वहीं कर देंगे। ऐसे ही जब उनको 3 साल सब्सिडी रिलीज करने की बात आएगी तब भी यही होगा। वो किसान जो है वहीं फोटोग्राफ खींचेंगे कि देखो मेरा पेड़ लगा हुआ है, अब मेरे इतने बड़े हो गए हैं, इतने बचे हैं, इनकी मोर्टेलिटी इतनी है, और फोटोग्राफ खींच के वो एप्लीकेशन, वो जो ऐप है डाउनलोड करेंगे, उसमें अपलोड कर देंगे और वो सीधे अधिकारियों में चलता रहेगा। अधिकारी जिसके पास जाएगा, जिनको वेरिफिकेशन करना है, वो स्वयं से उसमें जाएंगे उनके गांव, और गांव जाके वेरीफाई करेंगे और फिर वो वेरीफाई करके वो अपना फोटोग्राफ खींच के उसमें डाल देंगे। तो इससे क्या है, अच्छा वो चूंकि जैसे ही एप्लीकेशन डालेंगे अपने आप प्रायोरिटी बन जाएगी, उस ब्लॉक की बन जाएगी, उस जिले की बन जाएगी। तो वो किसान जब चाहे देख सकते हैं कि मेरा 7वें नंबर पे है कि मेरा 11वें नंबर पे या किस नंबर पे है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऐसे नीचे वालों को दे दिया गया और मुझे नहीं दिया गया। जहाँ तक ये कि साहब हमारा जो सर्वाइवल था वृक्षों का इतना था, ये गलत रिपोर्टिंग हुई है, तो वो सारा फोटोग्राफ में आ जाएगा, दोनों के फोटोग्राफ में, किसान के भी और उसके भी। और वो GIS है तो वो जैसे ही वो लेंगे उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अपने आप आ जाएंगे कि इस जगह का लिया गया है, तो किसी अन्य जगह का भी दिखाना संभव नहीं होगा।
तो इस तरह के भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे पारदर्शिता भी रहे, लोगों की जो चक्कर लगाने की का जो कारण था वो ख़त्म किया जा सके, जिससे कि किसान को उनके अपने ही खेत खलिहान और गांव में वो सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। जी, जैसा आपने कहा कि प्रशासन आपके द्वार, अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा कि जो आम जनता प्रशासन से अपेक्षाएं रखती है, अगर वो अपेक्षाएं ऑन स्पॉट सॉर्ट आउट होती हैं, उनसे मीट आउट होती हैं, तो निश्चित रूप से फिर इसको आप राम राज्य की कल्पना कह सकते हैं, क्योंकि राम राज्य की कल्पना भी यही थी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहुक न व्यापा। मतलब जो भी समस्याएं होती थी वो उनका समाधान होता था। समाधान मतलब समस्याएं तो तब भी थी, लेकिन फोकस समाधान पे होता था, फोकस उस सकारात्मकता पे होता था। तो जो वर्तमान समय में, चूंकि जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन का दौर है, सूचना क्रांति का दौर है, बहुत सारा प्रशासन ने इस प्रकार की योजनाएं लाई हैं कि उनको समय सीमा निर्धारित की है, खसरा खतौनी की नकल से लेके जाति प्रमाण पत्र, जो मूल सब चीज़ें रहती हैं उनकी, किसानों की पुस्तिका, भूरण पुस्तिका, ये सब, तो ये सब उनको एक ही सिंगल विंडो पे मिल जाएं, जल्दी मिल जाएं, समय सीमा मिल जाएं, अगर कोई समस्या है तो उनका निराकरण हो। प्रशासनिक योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उससे आप किस हद तक अभी संतुष्ट हैं? जो लोग प्रशासन में हैं उनको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और जिस दिन संतुष्ट होना शुरू हो जाएंगे उसी दिन शायद वो खराब होना शुरू हो जाएगा। और चूँकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश सदैव रहेगी और हरदम है। बदलाव का ज़माना है, नई पॉलिसी आती हैं, नए प्रोग्राम्स आते हैं, और उसके वजह से नई जटिलताएं भी आती हैं, नई चुनौतियां भी आती हैं। इसलिए हम लोगों को एक भी क्षण आत्मश्लाघा में नहीं पड़ना है, और ये हरदम अपने लिए मापदंड बना के रखना चाहिए कि अभी भी बहुत कुछ सुधार करना है और करते रहना है। जी, निश्चित रूप से। तो जिस प्रकार से सर आपने जल संरक्षण के विषय में तो निश्चित रूप से एक अद्भुत जानकारी और एक प्रेरणादायक जो है जानकारी दी, निश्चित रूप से जनता नदियों का, जल का महत्व समझेगी। और जैसा आपने कहा कि संतोष जो है, किसी भी कर्मठ व्यक्ति के जीवन में संतोष का कोई स्थान नहीं है। तो दिल में एक जोश नया लाना है, अब नया आशियां बनाना है, सब सितारों की बात करते हैं, हमको आसमां उतार लाना है, फितरतन आंधियां बुझाएंगी, आदतन हमको दिया जलाना है, और नई नई चुनौतियों से पार पाना है। ये जो आपके उद्गार हैं, निश्चित रूप से इस प्रदेश की नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को तो निश्चित रूप से ऊर्जा प्रदान करेंगे, और जनता का भी जो एक ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो मानस है उस पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। ये शब्द जो है बहुत सकारात्मकता के साथ अंकित हों। आपने हमारे साथ बहुत समय साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार।